गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम पहली यूनिट के अंदर जो आधुनिक विश्व की तीन प्रमुख प्रक्रियाएं हैं उसका जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट औद्योगिकरण एवं शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, औद्योगिकरण द्वारा लोगों की आजीविका में मूलभूत परिवर्तन आया। धीरे धीरे अधिकांश लोग कृषि की जगह उद्योग, सेवा, व्यापार, शिक्षा, बैंक, मीडिया आदि क्षेत्र में काम करने लगे। इन क्षेत्र में उत्पादकता और आमदनी की संभावनाएं बढ़ गई और आंकड़े भी बताते हैं कि कृषि में आय की संभावना अपेक्षाकृत क्या है, कम है, जो सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक है। और इन बदलावों का शिक्षा के विकास पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए, औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि एवं स्वरूप। अब देखिए एक डायग्राम, ये चित्र के द्वारा देखिए क्या लिखा कि पूर्व औद्योगिक समाज की स्थिति का एक वेब चार्ट बनाया गया है, जिसमें पहले लोग क्या थे, खेती पर निर्भर थे, गांव के अंदर रहते थे। कुछ लोग हस्तशिल्प यानी हाथ से बनी कलाकारी कारीगर थे, वो तरह तरह की वस्तुएं बना के बेचते थे और उनको फिर कौन खरीदता था, व्यापारी लोग खरीदते थे और व्यापारी लोग बाजार के अंदर उसको बेचकर मुनाफा कमाते थे। और इससे क्या हुआ, उन व्यापारियों के पास पूंजी हुई और इस पूंजी के माध्यम से विभिन्न देश जब धनी बनने लगे तो इन्होंने उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया था। और 1400 ईस्वी के बाद पूरे विश्व में व्यापार का जाल और व्यापार के लिए उत्पादन करने की प्रथा स्थापित हो गई और यूरोप में इसके बहुत ही दूरगामी सामाजिक परिणाम निकले। व्यापारियों के हाथ में क्या हुआ, अत्यधिक पूंजी आ गई, कारीगरों का व्यापारियों के नियंत्रण में आ गए, कारीगर जो थे, काम करने वाले जो मजदूर। और इसके साथ साथ व्यापारियों, यूरोप के जो व्यापारियों ने अपनी राज्यों की मदद से अमेरिका, एशिया, अफ्रीका यानी कई देशों में अपने उपनिवेश स्थापित हुए। उपनिवेश का मतलब कि अपने द्वारा जो उत्पादन माल था वो दूसरे देश में अधिक मूल्य पर बेचते और उन देशों का शोषण करते थे। और इनमें एक हिंदुस्तान भी था, जिनको अंग्रेजों ने उपनिवेशिक बना रखा था, यानी हमारा देश भारत। तो इसी परिदृश्य में इंग्लैंड में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। 1780 ईस्वी से 1850 ईस्वी के दशक के बीच इंग्लैंड में उद्योग और अर्थव्यवस्था का रूपांतरण हुआ। भारी मशीन, एक कुशल मजदूरों से स्थापित बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किए जाने लगा, जिसके लिए कच्चा माल दूर दराज के देशों से लाया गया, दुनिया भर के बाजारों में बेचा गया। मशीन, कच्चा माल, निवेश आदि पर पूंजीपतियों का नियंत्रण था। अतः उत्पादन को बेचकर जो मुनाफा हुआ वह भी उन्हीं को मिलता था। इस प्रथम औद्योगिक परिवर्तन या क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस परिवर्तन का प्रभाव ब्रिटेन पर बहुत बड़ा पड़ा। कारखानों में असीम मात्रा में एक ऐसे उत्पाद बनने लगे, इन्हें दुनिया भर में बेचा जाने लगा। दूसरा यहाँ ये कि इंग्लैंड एक तो सर्वहारा मजदूर वर्ग बना और दूसरा एक दिहाड़ी मजदूर पर जीवित था। यानी हम कह सकते थे कि सर्वहारा वर्ग था वो मजदूरी पर जीवित था, दूसरा बड़ी पूंजीपति और व्यापारियों का वर्ग बना जो मजदूरों का काम करवाता था, यानी कह सकते कि उनका शोषण करता था, उनसे बने माल को बेचकर खुद अपनी पूंजी बढ़ाता था। और इस प्रक्रिया में मजदूरों का काफी और बहुत बड़ी संख्या में क्या होने लगा, शोषण होने लगा, उनका शोषण होता था। तो देखिए जल्द ही अन्य देश जो थे, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे परिवर्तन हुए कि यूरोप और अमेरिका में औद्योगिकरण का दुनिया के अन्य देशों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। ये वो देश थे जो उपनिवेश बनाए जा रहे थे। इन देशों के कारीगरों के उत्पाद की मांग कम होती गई और वे खेती करने पर विवश हुए। औद्योगिकरण के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने लगे, औद्योगिक माल के लिए बाजार बनते गए। भारत की इसमें भारत भी सम्मिलित था, जिसका औद्योगिकरण के माध्यम से शोषण हुआ। किसी देश द्वारा दूसरे देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने को क्या कहते हैं, उपनिवेशी कहते हैं। और उपनिवेशीकरण कहा गया इसको, जिसमें एक देश दूसरे देश पर शोषण करता है, यानी कच्चा माल वहां से लेके दूसरे देश बेच देता है, यानी उस देश का आर्थिक, सामाजिक सभी तरीके से शोषण था। तो आजादी के पहले भारत भी ब्रिटेन का एक क्या था, उपनिवेश था। इस व्यवस्था में किसी देश के
जल, जंगल, खनिज आदि से जो कमाई की जाती है उस उसे उस क्षेत्र में लोगों के विकास पर खर्च नहीं किया जाकर अन्य जगह खर्च किया जाता था। और उसके बाद देखिए कि उद्योगीकरण के विभिन्न चरण हुए। अब देखिए इसमें एक नाम आएगा, हेनरी फोर्ड। उद्योगीकरण के इस चरण के अंदर जैसे विकसित हुआ तो पहले चरण के अंदर इंग्लैंड ने नेतृत्व किया और कपड़ा उद्योग, भाप चालित इंजन आदि विकसित हुए। 1850 के बाद उद्योगीकरण का द्वितीय चरण में रसायन, बिजली, मशीन आदि भारी उद्योगों पर केंद्रित था और भौतिक विज्ञान व गणित के प्रभाव उद्योगीकरण पर भी पड़ा। अब अमेरिका भी क्या हुआ, जर्मनी और इंग्लैंड से आगे निकल गया। 1920 ईस्वी के बाद उद्योगीकरण के एक नया दौर चला। क्या चला? जिसमें मोटर गाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। फोर्ड, हेनरी फोर्ड जो आपको पहले बताया था अभी, उसने मोटर गाड़ियों को बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और औद्योगिक प्रणाली में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि फोर्ड ने उत्पादन प्रक्रिया को बहुत ही सरल इकाइयों में बांट दिया ताकि एक कामगार को दिन भर एक ही काम करना पड़े। जैसे एक खास जगह पर पेच कसना है, इन सारी इकाइयों को एक लंबी स्वचालित असेंबली के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से आपको बताया था, ये चित्र है, उसमें असेंबली के माध्यम से इसने काम करना प्रारंभ कर दिया। फोर्ड ने यह प्रयास किया कि मोटर बनाने के लिए जरूरी हर पुर्जा एक ही छत के नीचे एक ही कारखाने में होना चाहिए ताकि वे किसी अन्य पर निर्भर नहीं हो। इस तरह बड़े बड़े कारखाने बनने लगे, हजारों कामगार एक साथ काम करते थे। फोर्ड ये चाहता था कि मोटर की मांग तब ही बढ़ सकती है जब मजदूरों का वेतन बढ़े, तो उसने मजदूरों का वेतन बढ़ाया ताकि वे उसके प्रति वफादार बने रहे। नए औद्योगिक उत्पादन को खरीदे गए। पूरी व्यवस्था, इस जो पूरी व्यवस्था को क्या कहा गया? फोर्डवाद कहा गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जैसे कई देश स्वतंत्र होकर विश्व के रास्ते चल पड़े और उन सब ने किसी न किसी प्रकार में औद्योगिकरण का रास्ता चुना और पूरा विश्व औद्योगिकरण के सूत्र में बनता गया। तो अब उसके देखिए कि फोर्ड एक क्या था? प्रभावी चित्रण, महान शिल्पकार। चार्ल्स चैप्स की फिल्म मॉडर्न टाइप में देखा जा सकता है और इसमें हम कक्षा में प्रदर्शित करके भी बता सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण में मजदूरों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया, किस प्रकार सुधार किया, इसमें फोर्ड की बहुत बड़ी भूमिका थी। फोर्डवाद की व्यवस्था 1970 के बाद कमजोर होती गई और इसकी समस्या ये थी कि इसमें व्यवहार में उतारने के लिए बहुत अधिक लागत लगती थी क्योंकि आसानी से ग्राहकों की रुचि के अनुरूप बदलाव नहीं किया गया और एक तरह के काम को बिना सोचे समझे दिन भर साल भर करते रहने के कारण मजदूर भी बहुत रुष्ट थे। 1970 के बाद की आर्थिक मंदी के चलते दुनिया भर में नए ग्राहकों की खोज की जाने लगी। नए उत्पादों की खोज होने के साथ विशिष्ट ग्राहक की पसंद की जाने लगी। ऐसे में उत्पादन में लचीलापन, श्रमिकों के साथ रिश्ते में लचीलापन की जरूरत महसूस की गई और इसी बीच जापान, कोरिया आदि देशों ने जहां कम मजदूरों पर काम उपलब्ध थे, अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा वहां होने लगी। यानी हम कह सकते हैं कि औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में ऐसे कई परिवर्तन हुए जिनके फलस्वरूप विशालकाय कारखाने कम हुए, उत्पादन का विकेंद्रीकरण हुआ, विविध ग्राहकों की रुचि के अनुरूप माल बनने लगा। औद्योगिक उत्पादन में अब कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के साथ साथ रोबोट यानी स्वचालित इकाइयों का भी प्रयोग होने लगा। इस पूरे प्रकरण में कारीगरों की बहुत भूमिका बदलती गई। औद्योगिकरण के प्रारंभ में एक कुशल जो कारीगर से काम करवाया जा सकता था, लेकिन अब समय के साथ शिक्षित व प्रशिक्षित कामगारों की जरूरत होने लगी। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि उद्योगों का चक्कर तब ही चल सकता है जब कामगार के अलावा एक बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र विकसित हो, जिसमें बैंक हैं, वैज्ञानिक शोध संस्थाएं हैं, विज्ञापन है, मीडिया है, व्यापार है, यातायात है, संप्रेषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इसमें सम्मिलित हो। उद्योगों को पूंजी उपलब्ध करवाती है और तमाम लेन देन के कार्यों को भी संभालती है। औद्योगिकरण की जो व्यवस्था, शोध संस्थाओं के द्वारा नए नए उत्पाद विकसित किए गए, यातायात के साधन हो, श्रम, कच्चा माल, उत्पादन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मीडिया, विज्ञापनों द्वारा अलग अलग
सामान की जानकारी सब तक पहुंचाने में मदद करता है और लोगों में इनकी मांग भी निर्मित करता है। शिक्षा से के माध्यम से हर काम जो आसानी से किया जा सकता है, यानी बाजार के अंदर माल खरीदना, माल का उत्पादन, गैर उत्पादन आदि व्यवस्था में शिक्षित लोग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब देखिए औद्योगिकरण और रोजगार। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में विश्व समाजों में सबसे बड़ा परिवर्तन कृषि व्यवसाय में संलग्न रहने वालों की संख्या में भारी गिरावट के रूप में देखा गया। गिन्स नामक समाजशास्त्री ने कुछ गैर औद्योगिक एवं औद्योगिक समाजों में कृषि कार्य में लोगों की संख्या में तुलना की है, जिससे सारणी 1.1 में देखिए दर्शाया गया है। तो बच्चों इसमें देखना, गैर औद्योगिक कृषि में संलग्न लोगों की रोजगार की आबादी नेपाल में 91% है, देखिए रवांडा में 90% है, इथोपिया में 88 पॉइंट समथिंग है, युगांडा के अंदर 82 पॉइंट है, बांग्लादेश में 64 है, भारत का देखिए 53% है। औद्योगिकरण समाज जापान 62, ऑस्ट्रेलिया में 5%, जर्मनी में 3.8, कनाडा के अंदर 3.4, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8 और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के अंदर 2.0 है। तो ये औद्योगिकरण से समाज है औद्योगिक। देखिए कि औद्योगिकरण